वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ ब्योमकेश जी और यू आर वाचिंग मी ऑन यूट्यूब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में और आप मेरे को मेरे ही यूट्यूब के चैनल पर देख रहे हैं। जैसा कि टेस्ट 1 की तैयारी का सबको प्रेशर है और जो इंटरनल एग्ज़ाम है उनकी तैयारी को लेकर के बहुत लोग चिंतित भी हैं कि एग्ज़ाम का होगा। लीनियर प्रोग्रामिंग में नहीं डाल पा रहा हूँ, समय की व्यस्तता के कारण आज दिन भर डिपार्टमेंट में था तो इसीलिए नहीं डाल सक रहा हूँ। बनाया हुआ है वीडियो ही अपलोड करने में थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि उसको एडिट करना है थोड़ा सा। तो फिलहाल अगर ये वीडियो आपके सामने जो है अभी मैं मुद्रा के मूल्य सिद्धांत मतलब CC2 का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने लेके आ रहा हूँ। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट आ रहा था व्हाट्सएप और यूट्यूब पे भी कि आप जो है भैया इसमें इसका बनाइए, चूँकि आलोचना बहुत बड़ा है तो कैसे लिखेंगे कम समय में। तो हम बेस्ट टेक्निक बताएंगे कि याद हो जाएगा एकदम, इतना लंबा चौड़ा लिखना भी नहीं है। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि कितना लिखना है, तो ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि 30 मिनट में आप एक क्वेश्चन को कितना अच्छा से लिख सकते हैं। अब रहा कि आलोचना की बात, तो मैं उसके बारे में इतना अच्छा शॉर्टकट बताऊंगा आपको कि कटेगा और आपको लिखने में भी मज़ा आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखे रहिए, स्किप मत करिएगा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। मैं आप लोगों से एक बता दूं कि पिछला वीडियो जो मैंने डाला गुन्नार मेडल का, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो चलिए बिना समय गवाए अब आगे वीडियो की ओर चलते हैं। डिस्कशन जो है वो मुद्रा के मूल्य सिद्धांत अथवा नकदी शेष कैम्ब्रिज सिद्धांत या समीकरण की बात की गई है। समझने की बात है कि यह जो सिद्धांत है वो क्या है। इतना लंबा जो लिखा हुआ है आपके सामने में, इतना लंबा को हम कैसे याद करें, यही एक बड़ा क्वेश्चन है। तो फीसर का जो मुद्रा परिमाण सिद्धांत था, उसी मुद्रा परिमाण सिद्धांत की जो है आलोचना ना करते हुए उसके विकल्प के रूप में क्या किया गया कि एक निकाल दिया गया, विकल्प के रूप में एक निकाला गया है जो कि कैम्ब्रिज के अर्थशास्त्रियों के द्वारा निकाला गया है। ठीक है, तो कैम्ब्रिज के अर्थशास्त्रियों के द्वारा निकाला, तो ऐसे हालात में जो है क्या करना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चनेबल बात है। तो देखिए यहाँ पर जो लाइन लिखा हुआ है इस फर्स्ट इंट्रो वाले 2 पैराग्राफ में, उसमें यह लिखा हुआ है कि फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत के विकल्प के रूप में मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन और केन्स कैम्ब्रिज के अर्थशास्त्रियों ने नकदी से सिद्धांत बनाया और मुद्रा के मूल्य सिद्धांत के अनुरूप मुद्रा के मूल्य निर्धारण में मुद्रा की पूर्ति तथा मुद्रा की मांग को सम्मिलित किया गया। अब समझना क्या है कि फिशर का जो मुद्रा परिमाण सिद्धांत था उसके विकल्प के रूप में, विकल्प का मतलब क्या, वो अदर ऑप्शन में। तो फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत में मुद्रा के परिमाण की बात की गई है सिर्फ, और कुछ नहीं है। लेकिन कैम्ब्रिज के अर्थशास्त्रियों ने बनाया है इस सिद्धांत को, कि सिद्धांत इसको अब याद रखेंगे कैसे। तो चूंकि 4 नाम है, इसको याद रखने का एक ट्रिक है। कैम्ब्रिज के पार्क में पी से पिगू, ए को आप भूल जाइए चूंकि एक शॉर्ट है, पी से पिगू, आर से रॉबर्टसन, के से केन्स और मार्शल, आप ऐसे याद रखिए। कैम्ब्रिज के पार्क में ट्रिक है याद नाम रखने का। तो फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत के विकल्प के रूप में मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन और केन्स नाम ने कैम्ब्रिज के अर्थशास्त्रियों ने नकदी से सिद्धांत को दिया और मुद्रा के मूल्य सिद्धांत को जो दिया तो उसमें बताया कि मुद्रा के मूल्य का निर्धारण जो होता है नकदी शेष में, वो मुद्रा की पूर्ति मतलब सप्लाई ऑफ मनी, मांग मतलब डिमांड ऑफ मनी पर डिपेंड करता है। इसी में रॉबर्टसन ने यहाँ पर अपना मत दिया है। सबसे पहले कहा है कि मुद्रा अनेक आर्थिक वस्तुओं में से एक है। मुद्रा इकोनॉमिक जो कमोडिटीज़ है वो उसी में से, इकोनॉमिक कमोडिटीज़ के तरह आर्थिक वस्तुओं में से एक है और इसके मूल्य का निर्धारण हम उसी प्रकार से कर सकते हैं जिस प्रकार से हम अन्य वस्तुओं का करते हैं, जिससे मूल्य का निर्धारण उसकी मांग और पूर्ति द्वारा होता है। अन्य वस्तुओं की जो मांग और पूर्ति करता है, अर्थात यहाँ पर हुआ कि जिस वस्तु का मांग जितना ज़्यादा है, पूर्ति उस हिसाब से है, तो उसका मूल्य भी उसी अनुसार तय किया जाएगा। पहला पैराग्राफ यही है। दोबारा अगर ये लाइन आता है तो आप मत लिखिए, टेस्ट में शॉर्ट कर दीजिए थोड़ा सा। अब दूसरे बात में कहा कि मुद्रा की पूर्ति, अब तो मूल्य पर का बता दिया गया कि मूल्य जो डिपेंड करता है वो मांग पर निर्भर, मतलब पूर्ति और मांग पर निर्भर करता है मुद्रा का मूल्य। लेकिन मुद्रा की पूर्ति को निश्चित समय पर बैंकिंग प्रणाली बाहरी तौर पर निर्धारित करती है। मतलब बैंकिंग प्रणाली से मुद्रा का जो पूर्ति है, सप्लाई ऑफ मनी जो है बैंकिंग टर्म से जो इफेक्टेड होता है। इसलिए यहाँ पर जो है कैम्ब्रिज में सिद्धांत में चलन वेग को बंद कर दिया गया। चलन वेग का मतलब जो ट्रेंडिंग होता है किसी चीज़ का, सप्लाई ऑफ मनी का भी जो ट्रेंड है, चलने का जो तरीका है, मतलब फ्लो ऑफ मनी का जो वे है मार्केट में, उसको जो है रद्द कर दिया गया।
इनका मानना है कि मुद्रा की मांग ही मुद्रा के मूल्य को निर्धारित करने के लिए प्रमुख भूमिका निभाती है। मतलब मुद्रा का जो मांग है कि मूल्य, यहाँ पर जो एक लाइन लिखा गया है, ये लाइन जो लिखा गया है यहाँ पर एक लाइन है इस पर पैट में, कि मुद्रा की जो मांग है वही मुद्रा की मूल्य को भी निर्धारित करती है। मुद्रा की मांग का मतलब होता है क्या, विभिन्न उद्देश्यों के लिए अपने पास रखे जाने के लिए मुद्रा की मांग का मतलब ही होता है विभिन्न उद्देश्य के लिए। जैसे आप पॉकेट में पैसा लेके जाते हैं कहीं भी, तो आपको ये नहीं पता होता है कि आप पैसा का क्या करेंगे, लेकिन जैसे ही ज़रूरत पड़ता है मांग के अनुसार, मतलब आपको सिंघाड़ा खाना है तो आप सिंघाड़ा के लिए पैसा दे दिए, आपको जो है पिज़्ज़ा खाना, पिज़्ज़ा के लिए पैसा दे दिए, आपको झूला झूलना है, झूला के लिए पैसा दे दिए। मतलब जिस चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ गया, दवाई है तो दवाई के लिए। इसी प्रकार नकदी से सिद्धांत मुद्रा की मांग को विनिमय का माध्यम नहीं माना जाता है, अपितु उसको संचय मानते हैं। मुद्रा या नकदी से सिद्धांत में मुद्रा की मांग को विनिमय का माध्यम नहीं मानता है। विनिमय मतलब एक्सचेंज करने के लिए मनी को सिर्फ यूज नहीं किया जाता है, मनी को आप जमा भी करते हैं, मतलब स्टोर भी करते हैं, और वही स्टोर किया जो है बाद में क्या करता है। तो देखिए, कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों के अनुसार एक निश्चित समय मुद्रा की पूर्ति होने पर मुद्रा के मूल्य का नकदी से इसकी मांग निर्धारित करता है। मतलब वही जो पैसा आप जमा किए हैं, अगर आप वहाँ से निकाल करके जाए उस मांग को पूर्ति कर दीजिएगा। कि भाई 500 करके महीना जमा कर रहे थे, 2 साल तक जमा किए, 12,000 हुआ, अचानक से मोबाइल खरीदना पड़ गया तो निकाल के यूज कर लिए पैसा। अब कहता है क्या कि मुद्रा का जो मूल्य है वो कैसे प्रभावित होता है। तो मुद्रा का मूल्य उसी प्रकार प्रभावित होता है जैसे जब वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में कमी आ जाएगी, मांग में भी कमी आ जाती है। इसके विपरीत वस्तुओं एवं सेवाओं में कीमत बढ़ती है तो मुद्रा की मांग में भी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो मतलब जैसे वस्तु और सेवा में कीमत बढ़ने से उसकी जो मुद्रा की मांग में कमी आ जाती है, मतलब प्राइस अगर बढ़ गया किसी गुड्स का या सर्विस का तो उसका जो है डिमांड घट जाता है। उसी प्रकार से अगर उसका प्राइस गिर जाएगा तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा, ये याद रखना। इसी स्पष्ट में कैम्ब्रिज के पार्क में, याद रखिए ट्रिक, कैम्ब्रिज के पार्क में। और अगर ये वीडियो आपको देखने में धुंधला लग रहा है तो आप समझिएगा कि ये यूट्यूब का प्रॉब्लम है, मेरा फ़ोन का नहीं। मैंने बहुत अच्छे क्वालिटी में शूट किया है, यूट्यूब कभी कभी इसको क्या करता है, मतलब ज़्यादा कंप्रेस कर देता है, जिसके कारण वीडियो जो है ब्लर हो जाता है। तो आप आवाज़ सुन के भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहिए, आपको ट्रिक याद हो जाएगा। क्योंकि अभी यहाँ पर से ही टेंशन होता है कि इतना बड़ा लिखना कैसे है, तो याद होगा, आप घबराइए मत, सुनिए ध्यान से, इसको 2-3 बार सुनिएगा, वीडियो याद हो जाएगा। अब कहता है कि कैसे नाम याद रखेंगे, तो मार्शल, पीगू, रॉबर्टसन और केन्स। तो मुद्रा पार्क में पी से पीगू, ए से नहीं है, आर से रॉबर्टसन, के से केन्स और एम से मार्शल, 4 आदमी का नाम है। तो मार्शल सबसे पहले क्या बताया, अब देखिए ये मार्शल का बहुत बड़ा पॉइंट है। मार्शल के लिए जो है बहुत बड़ा पॉइंट लिखा गया, यहाँ से लेके करीबन यहाँ तक का पॉइंट है। इतना पॉइंट आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको इच्छा होता है तो लिखिए, नहीं तो मत लिखिए। मार्शल ने क्या बोला, 2 लाइन लिखिए, उसके बाद मार्शल कर दीजिए, सीधा ट्रिक है। तो इन्होंने सिद्धांत को इस प्रकार से समझाया है कि इनके अंदर जब व्यक्ति को जो राशि अपने पास रखना चाहता है, मतलब मार्शल कहते हैं जो पैसा आप अपने पास रखना चाहते हैं उस राशि को, उसकी आय, उसका जो, मान लीजिए आपके पास जो पैसा पॉकेट में है वो आपके इनकम से डिपेंड कर रहा है ना। आपका इनकम 10,000 है तो आपके पॉकेट में 1,000 रुपये, आपका इनकम 5 लाख है तो आपके पॉकेट में 1 लाख रुपया, 50,000 है। ऐसे ही ये यहाँ पर कह रहे हैं, वहाँ संबंधित रखती है, मतलब कि जिस तरह से आपका इनकम होगा और जिस तरह से पैसा मतलब आप अपने पास में रखेंगे वही डिपेंड करेगा आपके क्रय विक्रय करने की परिस्थिति, और वस्तुओं सेवाओं से जो क्रय विक्रय करने की परिस्थिति आप बनाएंगे वो आपके आय और आपकी जो पास में रखी गई मुद्रा उससे डिपेंड करता है। यदि किसी देश या समाज के सभी मुद्रा धारकों नकदी शेष विभिन्न रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो इस प्रकार मार्शल के विचार को समीकरण व्यक्त कर। ये लाइन जो यहाँ से लिखा है, यदि किसी यह समाज में, इसको आप काट दीजिए, मत लिखिए, कोई मतलब नहीं है, बड़ा है छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितना जरूरी था, मार्शल क्या बोला, मार्शल कहता है कि अब जो व्यक्ति अपने पास जो मुद्रा रखता है वो उसकी आय से निर्भर करता था कि वस्तु और सेवाओं के क्रय विक्रय से संबंधित रखने के कारण, मतलब आपका इनकम जिस तरह से आपका खर्चा उसी तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला आप डायरेक्ट चलेंगे, बीच का लाइन आप उड़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। M बराबर KPY, जहाँ M बहिर्जात मुद्रा की पूर्ति बताती है, मतलब M का वैल्यू मुद्रा की पूर्ति, इसी को याद रखना है कि M KPY का जो फॉर्मूला है वो याद करना है। ये वाला मेन याद करिए, मार्शल ने जो दिया है। बाकी चीज़ आप हिंदी छोड़ भी देते तो प्रॉब्लम नहीं है, इसको छोड़िएगा तो नंबर नहीं मिलेगा। M बराबर KPY, तो K बराबर वास्तविक मुद्रा, ठीक है, जहाँ और Y का जो है कुल वास्तविक आय हो गया, P जो निकालने के लिए P बराबर KY/M। तो इसको आप 4 बार 5 बार घर पे लिखिएगा। M बराबर ये K का मतलब ये, P का मतलब ये, Y का मतलब ये, याद हो जाएगा। अब पीगू का संदेश, पीगू कहता है कि कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री का पहला पीगू संबंध था जिसने यह मुद्रा जो है सिर्फ अपने पास नहीं रखी जाती है, जो बैंक में जो मुद्रा रखी जाती है वो भी हमारी नकदी शेष का भी एक साधन माना गया। पीगू ने फॉर्मूला दिया
P बराबर KR/M। P का कहना है मुद्रा की क्रय शक्ति, K का कुल वास्तविक आय और R का अनुपात वही वैधानिक रूप से मतलब वैलिड मनी है। मान लीजिए कि आपके पास पुरनका हज़ारिया है तो नहीं है ना चलेगा, जो वैलिड है मतलब अभी जो चलन में है वो, लेकिन चलन में किस तरह से, जो कि इफेक्टेड ना हो किसी चीज़ से, ठीक है, एकदम नॉर्मली चलन में हो। R वस्तु, क्योंकि शुरू में बोला गया चलन वेग को रद्द कर दिया, लेकिन वैधानिक मुद्रा के रूप में, वैधानिक मतलब वैलिड मनी, ठीक है। अब कागज़ में 1000 रुपया लिख दीजिएगा तो 1000 नहीं हो जाएगा, RBI के द्वारा जो गवर्न किया गया वो वैल्यू कर है। तो पीगू ने मुद्रा की मांग को अंतर्गत केवल नकदी ही नहीं आता है, मतलब पीगू का कहना है कि केवल नगद ही नहीं, जो बैंक में रखे हैं वो भी है। इनके फॉर्मूला को याद करना है, P बराबर KR/M से क्या होगा, P की जो वास्तविक मुद्रा, मतलब वहाँ पर P का मतलब था कीमत स्तर, और यहाँ पर है मुद्रा की क्रय शक्ति अथवा मुद्रा का मूल्य। अंतर बस यही है दोनों में। तो ना घर पे बैठ के 2 बार 4 बार सबका नाम लिखिए, याद हो जाएगा। फॉर्मूला ही छोड़ना नहीं है, अगर हिंदी 2 लाइन कम हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला छोड़ दीजिएगा तो आपका मार्क्स कटने का चांस ज़्यादा है। रॉबर्टसन का समीकरण, मुद्रा के मूल्य कीमत स्तर को निर्धारित करने पीगू के समीकरण का ही अनुसरण किया है। खाली क्या किया है, कुल वास्तविक संशोधन R के स्थान पर रॉबर्टसन ने T को ले लिया है। मतलब वहाँ पर R जो था पीगू वाले में वो वास्तविक आय था, और यहाँ पर T क्या है, समाज के 1 वर्ष में खरीदी गई क्रय विक्रय की गई मात्रा, सेवाओं और वस्तुओं के लिए जो उन्होंने इन्वेस्ट किया, कहीं पर खर्च किया, उसी को यहाँ पर चेंज किया गया है। तो रॉबर्टसन का जो फॉर्मूला था वो था PM बराबर PKT। P निकालना, हर एक केस में आपको याद रख P निकालना है, ठीक है। तो P बराबर M/KT। M का वैल्यू यहाँ पर तुम्हारा मुद्रा की मात्रा, मतलब सप्लाई जो क्वांटिटी ऑफ मनी है, K वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा, और T जो है मेरा क्या हो गया, एकदम उसी तरह वहाँ MPKPY लिखा हुआ था, और यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा, माफ़ कीजिएगा, P बराबर KR/M लिखा हुआ है, यहाँ पर P बराबर M/KT होगा, ठीक है। तो याद रखना है। तो K में बता ही दिए वस्तु की सेवा मात्रा, P कीमत स्तर, T अनुपात हो गया। अब आगे चलेंगे, केन्स के नकदी सिद्धांत समीकरण क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है। केन्स समझ गए, मार्शल का और केन्स का यही 2 पॉइंट बड़ा है, तो उसको आप अपने शॉर्ट कर। केन्स क्या कहते हैं, प्रोफेसर केन्स ने अपनी पुस्तक ए ट्रैक ऑफ मनी रिफॉर्म्स में अपनी वास्तविक शेष समीकरण जो अन्य कैम्ब्रिज समीकरणों से अधिक व्यवहारिक है। इनका कहना है कि जो तीनों आदमी दिए, मार्शल, पीगू, रॉबर्टसन, उनसे ज़्यादा अच्छा इनका था, इनका खुद का मानना है बात, क्योंकि क्या है कि अन्य कैम्ब्रिज समीकरणों से अधिक व्यवहारिक माना है। केन्स का मानना है कि अपने दैनिक जीवन में लोग हमेशा कुछ क्रय शक्ति को अपने पास रखना चाहते हैं। क्रय शक्ति की मात्रा इस बात पर निर्भर कर सकती है कि उसकी आय कितनी है और उसकी रुचियाँ क्या है। ये इनका कहना था कि आपकी हॉबीज़ क्या है, आप पैसा किस तरह से खर्चा करना चाहते हैं और किस चीज़ में खर्चा करना चाहते हैं, रुचि क्या है। अब ये लाइन को आप चाहिएगा तो हटा सकते हैं, मन नहीं लिखने का मन है, हटा दीजिए, सीधा लिखिएगा। केन्स ने इस नकदी शेष इस अपने समीकरण में यह बताया है कि लोग जो है अपने दैनिक खर्च में से जो उनकी रुचियां हैं और उनका जो मतलब वो क्या बोलते हैं आय है, उसके अनुसार वो खर्च करते हैं। तो ये लाइन आप एक लाइन लिख के फिर नीचे का लाइन पूरा लिखिएगा, इसको छोड़िएगा नहीं। यदि नगद के रूप में उपभोग की इकाइयाँ K है, ये लाइन पूरा लिखना है। और प्रचलन में कुल करेंसी M है, N है, N प्रचलन में कुल करेंसी N है, तो वैसी परिस्थिति में उपभोग इकाई की कीमत P होती है। यदि स्थिरांक कांस्टेंट N में अनुपातिक वृद्धि होने से P में अनुपातिक वृद्धि हो जाए, अर्थात इसका समीकरण M बराबर PK, सबसे छोटा। मतलब अगर P में वृद्धि हो रही है, P मेरा जो यहाँ पर है वो क्या है, वो मेरा है उपभोग की गई कीमत, ठीक है, पर यूनिट जो आपने किसी गुड्स के लिए या सर्विसेज के लिए जो पैसा किया खर्चा, जैसे रोटी सब्जी खाए तो एक रोटी के लिए जो चार्ज किया उसकी बात कर रहा है। अगर वो बढ़ेगा तो टोटल वैल्यू भी आपका पेमेंट भी बढ़ जाएगा। मान लीजिए सब्जी 10 रुपया प्लेट है, रोटी 5 रुपये से 10 रुपया हो गया, तो टोटल वैल्यू जो होगा खाने का एक प्लेट का वो भी तो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ कह रहा है कि N बराबर PK, जिसमें N क्या बोल रहा है, प्रचलन में कुल मुद्रा की, और K जो बताई गई, क्या बताई गई, वो बताई गई कि उपभोग की इकाइयाँ, जैसे 4 रोटी खाए, एक रोटी का दाम 2 रुपया, तो P का वैल्यू 2, और 4 रोटी K, तो 4 दूना 8, तो N का वैल्यू 8 हो गया। तो केन्स ने अपने समीकरण को अन्य समीकरण से अच्छा मानते हैं, और इनका कहना है कि पहले के अर्थशास्त्री ने कीमत स्तर को नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं बताया। केन्स कहते हैं कि इनका फॉर्मूला से हम कंट्रोल कर सकते हैं प्राइस लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, कीमत स्तर को, लेकिन बाहरी संस्था में जो N का वैल्यू है वो जो है और P का जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है रुचि, उनकी आय पर, उपभोक्ता की आय और रुचि पर ही मेन इनका फॉर्मूला है, ठीक है, और कंट्रोल भी उसी से होगा, फार्मूला से।
अब कहता है मुद्रा परिमाण कैम्ब्रिज की आलोचना है, यही टेंशन है सबको, आलोचना कैसे है। तो आपको आलोचना 10 पॉइंट में 10 लिख देना है, लेकिन तरीका बताते हैं क्या करना है। जो इसमें लिखा हुआ ना हनुमान चालीसा, उन्हें लिखना है। मुद्रा परिमाण की कैम्ब्रिज के सिद्धांत की आलोचनाएं निम्न प्रकार से हैं। पहला, स्वयं सिद्ध। चारों का फॉर्मूला डाल दीजिए स्वयं सिद्ध में, द्वारा ये फॉर्मूला, पीगू के द्वारा ये फॉर्मूला, रॉबर्टसन के द्वारा ये और केन्स के द्वारा ये, लिख दीजिए। पहला पॉइंट खत्म, समझ गए। दूसरा में कीमत स्तर, इसमें लिखेंगे क्रय शक्ति को माप नहीं सकते, मुद्रा की क्रय शक्ति को मापा नहीं जा सकता, लेकिन केन्स ने स्वयं मार्शल एवं पीगू के समीकरण की आलोचना कर दी। केन्स क्या बोले लास्ट में कि इनका समीकरण तीनों से बढ़िया था। तो यहाँ पर खुद अपने ही जैसे अर्थशास्त्रियों का जो है और अपने ही थ्योरी का आलोचना ही खुद कर रहे हैं, तो ये एक इसमें आलोचना की गई। ठीक है, अब ज़्यादा लंबा नहीं लिखना, एक अकेला लिखी कि मुद्रा शक्ति मापने में असफल रहे और पी का जो मतलब प्राइस लेवल को किस तरह से मेज़र किया जाएगा वो यहाँ पर जो है क्लियरली किन्हीं ने नहीं बताया। अन्य कारक क्या है, अन्य कारक में क्या है, उपभोक्ता का रुचि, उपभोक्ता की जमाएँ, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की धारकताएँ, कीमत स्तर, ये सब अन्य कारक में आ जाता है जो कीमत स्तर को प्रभावित करती है। छोटा पॉइंट हो गया, आप हमको सुनिए जो हम बोल रहे हैं, यहाँ पढ़िएगा तो बड़ा बड़ा पॉइंट है, सुन के दिमाग में आ जाएगा। बचत और निवेश की कीमत स्तर पर पड़ने वाली प्रभाव की अपेक्षा सही समीकरण बचत एवं निवेश के द्वारा अर्थव्यवस्था में होने वाले आर्थिक प्रभाव की कीमत स्तर। अब आप इसको इतना बड़का लिखा है, इसको छोटा लिख सकते हैं कि बचत और निवेश की कीमत, बचत और निवेश पर पड़ने वाली जो प्रभाव है की अपेक्षा सह समीकरण बचत, यह समीकरण बचत एवं निवेश के द्वारा अर्थव्यवस्था में होने वाले आर्थिक प्रभावों का कीमत स्तर, मतलब कीमत स्तर और बचत और निवेश, इन तीनों के प्रभाव से, इन तीनों पर जो आर्थिक प्रभाव पड़ता है वो भी जो है व्यवस्था इसमें नहीं बताया गया। ठीक है, के का मान सदैव स्थिर नहीं। के देखिएगा आप हर एक फॉर्मूला में, के कभी पीगू में अलग हो जाता है, रॉबर्टसन में अलग हो जाता है और मार्शल में अलग हो जाता है, लेकिन वो कितने देर के लिए, बस शॉर्ट रन के लिए, क्योंकि अल्पकाल में लोगों का आय परिवर्तन होता है, शॉर्ट रन में लोगों की इनकम चेंजेस होती हैं, तो लोगों की रुचियाँ बदलेंगी और नकदी शेष का जो तरीका है वो भी बदल जाएगा। तो यहाँ पर भी ये क्लियर नहीं किया गया कि के का वैल्यू क्या है। और लास्ट तीसरा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है कीमत के गत्यात्मक व्यवहार को स्पष्ट करने में। तो कैम्ब्रिज सिद्धांत में यह कहा गया कि मुद्रा के मात्रा समानुपातिक रूप से कीमत स्तर को प्रभावित करती है, परंतु वास्तविक में मुद्रा की मात्रा कीमत स्तर को एक अव्यवस्थित और अप्रत्याशित तरीके से प्रभावित करती है। देखिए, कीमत स्तर जो है लोगों की जो नकदी शेष मतलब अपने पास नगद रखने की जो प्रवृत्ति है उस पर प्रभावित डालती है, लेकिन किस प्रकार से डालती है उसकी कोई व्यवस्था मैनेजमेंट नहीं बताई। कीमत का असर जो है आपके पास रखे गए धन पर पड़ेगा, ये इसमें तीनों में से चारों में से किन्हीं ने बताया। इन्होंने बताया कि कीमत के गत्यात्मक व्यवहार को स्पष्ट करने में ये लोग सब असफल रहे कि कीमत किस तरह से आपके नगद किस जो आपके पॉकेट में रखा हुआ है, पास में रखी गई मुद्रा, उस पर प्रभाव डालेगा, ये इनमें से किसी इन्होंने बताया नहीं। उसके बाद मुद्रा की मांग ब्याज निरपेक्ष नहीं होती। केन्स ने बताया कि केन्स मुद्रा की मांग एवं कीमत स्तर पर ब्याज की दर का कारण नहीं बता सके। इनका कहना है कि परिणाम जो होता है मतलब मुद्रा की जो मांग की ब्याज के निरपेक्ष मान लिया गया, मतलब मुद्रा का जो मांग है उसी को एब्सोल्यूट जो है इंटरेस्ट मान लिया गया, जो कि सत्य नहीं है। मान लीजिए कि मुद्रा की जो मांग है, मुद्रा की मांग और जो ब्याज निरपेक्ष है, मतलब जो कि एब्सोल्यूट जो है आपका क्या है, वो दोनों एक नहीं है। क्यों? क्योंकि मांग किसी अन्य चीज़ से प्रभावित हो जाएगा और ब्याज जो है वो हमेशा कीमत से प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से जो है यहाँ पर मांग की जो मुद्रा की मांग ब्याज निरपेक्ष नहीं है, यह भी जो केन्स द्वारा जो बताया गया है वो भी अच्छे से क्लियर नहीं, कीमत का साधन नहीं है बल्कि संचयन का भी साधन है, इसी वजह से यहाँ पर इसको क्लियर नहीं किया गया। 5वां पॉइंट है यहाँ पर कि वास्तविक नकदी प्रभाव की उपेक्षा। वास्तविक नकदी प्रभाव का मतलब रियल इनकम कितना है। प्रोफेसर पेंटिकन ने अर्थशास्त्र जो कैम्ब्रिज के जो अर्थशास्त्री थे उनकी सारी बातों को आलोचना करते हुए फालतू बताया, बोला बाजार और मुद्रा के बीच समन्वय स्थापित नहीं कर सके ये लोग। फॉर्मूला तो बताया लेकिन जो इमेजिनेशन में रह गया, मतलब अवास्तविकता को दिखा रहा है। क्लियरली मार्केट में ये बैठेगा कि नहीं बैठेगा ये क्लियर नहीं बता सका। ये हो गया आपका 9वां पॉइंट। मुद्रा की सट्टा मांग की अपेक्षा नकदी शेष सिद्धांत सबसे बड़ी कमी यह है कि लोगों ने मुद्रा की सट्टा मांग पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा करने से मुद्रा की कुल और मांग मौद्रिक आय और इसका फलन हो जाता है, अर्थात मुद्रा की मांग पर निर्भर करता है। अब मान लीजिए ये पॉइंट आपको नहीं याद होगा, छोड़ दीजिएगा। मुद्रा की सट्टा मांग वही होता है कि जो पैसा लगाया जाता है सरप्लस के रूप में कहीं पर इन्वेस्ट किया जाता है, उसके बारे में यहाँ पर नकदी शेष में कैसे सेट होगा ये चर्चा इन्होंने नहीं किया। तो वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लगा वीडियो। थैंक यू।